हेलो व्यूअर्स, आई एम के कुमार और ये आपका अपना चैनल मैथ्स हब बाय के कुमार। और आज के डिटर्मिनेंट के फोर्थ वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। और इसको करने के बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड, और इससे कुछ सब प्रॉपर्टी भी देखेंगे। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या स्टेट कर रहा है देखते हैं। अगर किसी भी रो और इफ एनी रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट गेट मल्टीप्लाइड बाई के देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाई के। मतलब किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स को के से मल्टीप्लाई कर दो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर के कहने का मतलब 2, 3, 4, -2, -3 कुछ भी हो सकता है, कोई इरेशनल नंबर भी हो सकता है, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो देखिए अपना डिटर्मिनेंट है, क्या किया है हमने, इसके रो 3 के तीनों एलिमेंट C1, C2, C3 को, और वो आप लोग समझते हैं ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन में जो भी होगा वो रो 1 के एलिमेंट होंगे, सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन में जो भी होगा वो रो 2 के, और थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन में रो 3। इसी तरह से वर्टिकल लाइन, फर्स्ट वर्टिकल लाइन कॉलम 1, सेकंड वर्टिकल लाइन कॉलम 2, थर्ड वर्टिकल लाइन कॉलम 3। तो हमने क्या किया है, थर्ड रो के एलिमेंट जितने भी तीनों के तीनों एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब थर्ड रो को के से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हमें क्या प्रूव करना है कि दिस डिटर्मिनेंट इज के टाइम्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, मतलब ये डिटर्मिनेंट जो है के इंटू दिस डिटर्मिनेंट होगा, तभी हमारी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा 1 का वैल्यू निकाल रहे हैं। डेल्टा 1 का वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं अपने, तो रो 3 के अलोंग एक्सपैंड किया। तो रो 3 में कौन कौन से एलिमेंट हैं, KC1, KC2, KC3। साइन स्कीम के बारे में आप लोग जानता है, होप सो। मैंने सेकंड क्लास डिटर्मिनेंट के सेकंड वीडियो में 3/3 का साइन स्कीम बताया है, और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो देखते हैं KC1, KC2 के लिए माइनस एंड KC3 के लिए प्लस। कैसे हम ये 2/2 डिटर्मिनेंट ऑब्टेन करते हैं, तो देखो KC1 के लिए, तो KC1 का कॉलम और रो दोनों डिलीट कर देते हैं, तो A2 A3 B2 B3 लिख दिया है यहाँ पर। इसी तरह से KC2 का कॉलम और रो दोनों डिलीट कर दे तो A1 B1 A3 B3 लिख दिया यहाँ पर, एंड सिमिलरली इस तरह से लिख दिया। अब क्या देखा, हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म है, तीनों टर्म से K कॉमन ले लिया, K कॉमन ले लिया तो हमें ये एक्सपेंडेड फॉर्म मिला। अब देखो यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी यूज करेंगे। अगर हम 2 × 3 + 2 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 दैट इज इक्वल टू 10। तो 10 को भी तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 × 5 2 × 3 + 2, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो वही रिवर्सिबिलिटी रूल यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए जब इस डिटर्मिनेंट को मैं एक्सपैंड कर रहा था तो रो 3 के एलिमेंट को मैंने 2/2 डिटर्मिनेंट के बाहर लिखा है, मतलब ये 2/2 डिटर्मिनेंट के बाहर किसके एलिमेंट है, रो 3 के एलिमेंट है। ठीक है, तो रो 3 के एलिमेंट कौन कौन से हो गए, C1 C2 C3। तो इसको रो 3 में लिख दिया, C1 C2 C3, ये हो गया आपका रो 3। अब ध्यान से देखिए रो 1 के एलिमेंट को कहाँ लिख रहे हैं हम लोग, A1 A2 A3। तो देखो A2 से शुरू हो रहा है, A2 A3, तो यहाँ भी A2 A3। A1 सेकेंड डिटर्मिनेंट मेरा 2/2 वाले में, यहाँ भी A1, मतलब कि रो 1 जो है अपना A1 से शुरू होगा, A1 A2 A3 तक जाएगा। उसके बाद फिर क्या देखते हैं हम लोग कि ये जो B2 B3 B1 B3 B1 B2 ये सब रो 2 के एलिमेंट है, मतलब यहाँ पर रो 2 के एलिमेंट हमें मिल गए B1 B2 B3। मतलब कि जैसे ही हमने रो को के से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट गेट मल्टीप्लाइड बाई के, ये है आपका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इस तरह से हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 प्रूव हुआ। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। और यहाँ से एक और चीज़ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने समझा कि वी कैन टेक आउट कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट। कुछ एग्जांपल से इस चीज़ को समझते हैं हम लोग। किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम लोग किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम लोग कॉमन ले सकते हैं डिटर्मिनेंट में, ज़रूरी नहीं कि सारे एलिमेंट से लें। और ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, अगर रो से ले रहे हैं तो सिर्फ रो से लेंगे, अगर कॉलम से ले रहे हैं तो सिर्फ कॉलम से लेंगे। इस चीज़ को हम लोग डिटेल में एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखते हैं हम लोग इसमें, तो ये कॉलम 1 देख रहे हैं, 6 2 3 कॉमन नहीं है, 12 3 4
कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, HCF1 होगा, 1858 कॉमन नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब कॉमन फैक्टर नहीं करने का मतलब अदर देन 1। आगे देखते हैं रो 3 को, तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। रो 2 को भी देखते हैं तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। इसमें देखते हैं कॉमन फैक्टर है, 6 कॉमन है सब में, तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से इसको 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, 6 इंटू 3। तो नीचे कर लेते हैं इसको 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, 6 इंटू 3, ये अपना रो 1 हो गया। 2 3 5 3 4 8। और क्या देखा इसमें हम लोगों ने अभी देखा था कि किसी भी रो से हम लोग कॉमन ले सकते हैं या किसी भी कॉलम से, तो यहाँ पर हम रो 1 से कॉमन ले रहे हैं। टेक कॉमन 6 फ्रॉम रो 1। अब देखते हैं डेल्टा को क्या लिखा जा सकता है, तो 6 कॉमन ले लिया, 6 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा 1 2 3, बाकी सारे रो को एज इट इज लिख देना है 3 4 8। बाकी कहीं भी कुछ एडिट नहीं करना है हम लोग को, कुछ भी अलग से नहीं करना है। जहाँ से कॉमन ले रहे हो जिस रो से या जिस कॉलम से, वो रो या कॉलम चेंज होगा, बाकी रो या कॉलम अनचेंज रहेंगे। तो जो भी आप कर रहे हैं ये लिखना जरूरी है स्टेटमेंट। जैसे मैं रो 1 से 6 कॉमन ले रहा हूँ, तो मैंने लिखा है यहाँ पर टेक कॉमन 6 फ्रॉम रो 1। इससे पता चले चेक करने वाले को कि क्या किया गया है। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके और सीखते हैं अच्छे से इसको। देखते हैं इस एग्जाम्पल को हम लोग 2 1 3 4 2 12 10 9 21। तो रो वाइज देख रहे हैं तो कहीं कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है अदर देन 1। कॉलम वाइज देख रहे हैं तो कॉलम 1 में आपको 2 कॉमन फैक्टर मिल रहा है और कॉलम 3 में कॉमन फैक्टर 3 मिल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेक कॉमन 2 कहाँ से लेंगे, कॉलम 1 से 2, और दूसरा फैक्टर क्या लेंगे 3 कॉमन फ्रॉम 2 कहाँ से लिया है C1 से, कॉलम 1 से, और 3 कहाँ से लिया है कॉलम 3 से रिस्पेक्टिवली। इस तरह से लिखना है हमें, टेक कॉमन 2 एंड 3 फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 3। अब देखते हैं कॉमन ले लिया है, डेल्टा इज इक्वल टू 2 कॉमन लिया है और 3, तो डिटर्मिनेंट के आगे लिख देंगे, कॉमन ले लिया है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा डिटर्मिनेंट से। 2 कॉमन लेने पर वो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 5 बचेगा। कॉलम 2 से कुछ भी कॉमन नहीं लिया है तो एज इट इज लिख देना है इसको 1 2 9। कॉलम 3 से कॉमन लिया है 3, तो 3 कॉमन निकाल के 1 बचेगा, 4 बचेगा, 7 बचेगा। इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगा 6 इंटू डिटर्मिनेंट 1 1 1 2 2 4 5 9 7। एक चीज आप लोग देख रहे हैं कि रो 2 से भी कॉमन लिया जा सकता है 4 to 12, लेकिन ऐसी गलती कभी नहीं हमें करना है कि एट ए टाइम रो और कॉलम दोनों से कॉमन ले लें। ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। अगर कॉलम से कॉमन ले रहे हैं तो कॉलम से ही कॉमन लेंगे, रो से कॉमन नहीं लेंगे, और रो से कॉमन ले रहे हैं तो रो से ही कॉमन लेंगे, कॉलम से कॉमन नहीं लेंगे। तो अभी हमने कॉलम से लिया था इसलिए 2 कॉलम से कॉमन निकाल सके। ऐसा नहीं हम लिखेंगे कॉलम 1 और रो 3 से कॉमन निकाल रहे हैं, ऐसा लिखना गलत होगा। अगर कॉलम है तो सिर्फ कॉलम ही आएंगे, भले ही तीनों कॉलम आ जाए, कम से कम एक कॉलम या तो 2 कॉलम या ज़्यादा से ज़्यादा अगर 3/3 का डिटरमिनेंट है तो तीनों कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, लेकिन रो से कॉमन नहीं लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो डिटरमिनेंट का वैल्यू अब हम रो से कॉमन ले रहे हैं। एक बार हमने कॉलम से कॉमन ले लिया तो जो वैल्यू आई है अब अगर रो में कॉमन मिल रहा है तो हम ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेक कॉमन, क्या कॉमन लेना है हमें 2 कॉमन है रो 2 में, रो 2 के सारे एलिमेंट में 2 कॉमन है। कहाँ से, फ्रॉम रो 2। तो इस चीज को देखते हैं हम लोग 6 इंटू 2, जो कॉमन लिया वो बाहर आ जाएगा। देखो रो 1 एज इट इज लिख देना है हम लोग को। अब रो को ध्यान में रखना है, रो 2 के सारे एलिमेंट से 2 कॉमन लिया तो 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। रो 3 से कुछ भी कॉमन नहीं लिया है, एज इट इज लिख देंगे। तो इस तरह से हम डेल्टा की वैल्यू क्या निकाल पाए, 12 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 1 2 5 9 7। अच्छा ये कॉमन क्यों लेते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। कॉमन इसलिए लेते हैं ताकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू को सॉल्व करना आसान रहे। इस चीज़ को हम लोग आगे क्वेश्चन में देखेंगे जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा।
प्रॉपर्टी 5 6 के बाद, तो इसका यूज़ देखेंगे। एकदम एंजॉय करेंगे इस चीज़ को, एकदम एंजॉयफुल होगा कॉमन लेना। कॉमन लेने से ही क्वेश्चन बनते हैं, आसान होते हैं। तो ये हो गया हमारा ये एग्जाम्पल। कुछ और एग्जाम्पल करके देखते हैं हम लोग इस पर। देखते हैं इस एग्जाम्पल में, कॉलम 1 में आप 5 कॉमन निकाल सकते हैं, कॉलम 2 में आप 6 कॉमन निकाल सकते हैं, और कॉलम 3 में 9 कॉमन निकाल सकते हैं। इसी तरह से रो 1 में तो कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तीनों के तीनों एलिमेंट को मिला करके, ऐसे अदर देन 1। रो 2 में है आपका 15 और रो 3 में है आपका 7। तो आप चाहें तो पहले कॉलम से कॉमन ले लें या पहले रो से। मैं शुरू कर रहा हूँ कॉलम से। देखते हैं, टेक कॉमन, कॉलम से ले रहे हैं। तो कॉलम 1 में 5, कॉलम 2 में 6 एंड कॉलम 3 में 9 फ्रॉम C1 C2 एंड C3, कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3 रिस्पेक्टिवली। और इस चीज़ को फटाफट हम लोग देख लेते हैं करके। डेल्टा इज इक्वल टू जो भी लिया है 5 इंटू 6 इंटू 9, 5 कॉमन लेने के बाद 1 3 7, 6 कॉमन लेने के बाद 3 5 7, 9 कॉमन लेने के बाद 4 9 5 जा 45, 9 7 जा 63। अब एक बार कॉलम से कॉमन ले लिया, अब रो से कॉमन ले लेते हैं। तो टेक कॉमन, क्या कॉमन लेंगे? रो 1 में तो कुछ भी कॉमन नहीं, रो 2 में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, रो 3 में कॉमन है, तो रो 3 से कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन है? 7 फ्रॉम रो 3। तो हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा 6 5 या 30, 39 या 270, 270 इंटू क्या कॉमन लिया 7, बाहर निकालो इसको। रो 1 को एज इट इज लिखो 3 5 5 1 1 1। मे भी अगर रो 1 से मतलब रो से शुरू करते और बाद में कॉलम तक आते हैं तो ये जो आगे जो फैक्टर आ रहा है ये डिफरेंट होता है, लेकिन इससे डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। मतलब हम लोग शुरू कहीं से भी कर सकते हैं, कॉलम से मन है कॉलम से कर सकते हैं, रो से मन है रो से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहना चाहिए कि जब भी कॉमन लेंगे तो या तो सिर्फ कॉलम से या तो फिर रो से। और इसके बिहाफ पर हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। और भी क्वेश्चन पहले करवाऊंगा, लेकिन वो प्रॉपर्टी 5 और 6 पे बेस्ड है। ये जो प्रॉब्लम है ये आपका प्रॉपर्टी 4 तक जो भी किया है हमने उस पर बेस्ड है। प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3 एंड प्रॉपर्टी 4, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होना है। प्रॉपर्टी 1 2 3 पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जिसका लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। देखते हैं इस चीज़ को। तो इस चीज़ को करना है, ये प्रूफ करना है, दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 प्रूफ करना है हमें इस क्वेश्चन में। मतलब ये प्रूफ करना है तो और क्या, एक्सपेंड भी नहीं करना है। मैंने सेकेंड वीडियो में बताया था कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 3/3 का मतलब ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हैं तो उसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू वो 0 होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन के थ्रू इस प्रॉपर्टी को एनसीईआरटी ने प्रूव किया है। तो देखते हैं, डेल्टा इक्वल टू 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। क्या कर रहा हूँ मैं? ट्रांसपोज कर रहा हूँ। सबसे पहला काम क्या कर रहा हूँ मैं? ट्रांसपोज कर रहा हूँ। इट इज इक्वेशन 1। फर्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने क्या बोला था? डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये अपना फर्स्ट प्रॉपर्टी था। तो ट्रांसपोज करने के बाद क्या मिलेगा हमें? ये आपका रो 1 कॉलम 1 बन जाएगा 0 a माइनस बी, रो 2 कॉलम 2 बन जाएगा माइनस ए 0 माइनस सी, और रो 3 कॉलम 3 बन जाएगा बी सी 0। अब हम लोग प्रॉपर्टी 4 का यूज़ कर रहे हैं, -1 कॉमन ले रहे हैं। तो देखते हैं, टेक कॉमन -1 फ्रॉम C1 C2 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, रो 1 रो 2 रो 3 से भी ले सकते थे हम लोग। तो तीनों ही कॉलम से हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, -1 कॉमन ले रहे हैं। तो जो कॉमन ले रहे हैं उसको लिखना है। तो -1 फर्स्ट कॉलम से, -1 सेकेंड कॉलम से, -1 थर्ड कॉलम से। नेगेटिव नंबर लिया हूँ इसलिए ब्रैकेट का यूज़ किया मैंने। अब देखते हैं, कॉलम 1 से मैंने -1 कॉमन लिया है, तो तीनों ही कॉलम से -1 ले लिए कॉमन। तो ये 0 से कुछ भी कॉमन ले 0 ही बनता है। ए से क्या हो गया? माइनस है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भी -1 कॉमन लेंगे तो बस साइन चेंज होगा। ये माइनस बी क्या बन जाएगा?
प्लस बी। अब देखते हैं माइनस ए क्या बन जाएगा, प्लस ए, जीरो और सी, -1 कॉमन ले लिया, -1 कॉमन ले लिया तो माइनस बी बनेगा माइनस सी, और जीरो से कॉमन लिया तो जीरो ही रहेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 3 बार -1 मल्टीप्लाई होकर माइनस साइन देगा, और ये ध्यान से देखें ये किसके इक्वल है, ये डेल्टा के इक्वल है। डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, या डेल्टा माइनस डेल्टा इधर आ गया तो प्लस डेल्टा हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, जीरो। 2 इंटू डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, और 2 इंटू डेल्टा यानी 2 इंटू डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो हो गया, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या प्रूव हो गया, जीरो। सो वी कैन राइट हेंस प्रूव, हेंस इट इज प्रूव। हम लिख देंगे 0 a माइनस बी माइनस ए जीरो माइनस सी बी सी जीरो इक्वल टू जीरो। 2 इंटू डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब 2 तो जीरो नहीं होगा, डिटर्मिनेंट ही जीरो होगा, प्रूव हो गया हमारा, हेंस प्रूव्ड। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का। उसके बाद मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, मिसलेनियस का ये मिसलेनियस एक्सरसाइज डिटर्मिनेंट चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन है। ये क्या कहता है क्वेश्चन, विदाउट एक्सपांडिंग दिस डिटर्मिनेंट, इन दोनों डिटर्मिनेंट को एक्सपांड नहीं करना है, आपको प्रूव करना है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट, एक्सपांडिंग नहीं करना है मतलब सॉल्व नहीं करना, बस प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो हम एलएचएस से चल रहे हैं, और एलएचएस में जो है आपका डिटर्मिनेंट उसको हम ये डेल्टा से नोट करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी सी सी ए बी। अच्छा क्या करना है, हमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यूज करना, और हम जानते हैं हमारे पास 4 प्रॉपर्टी है। तो अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम लोग कॉमन ले सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी रो या कॉलम में। तो हमने क्या किया है, ए बी सी से मल्टीप्लाई किया, अब ये अपने मन से मैंने किया है तो बदले में डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ए बी सी। आगे मैं क्या कर रहा हूँ कि डिनोमिनेटर वाले ए बी सी को तो रखने दे रहा हूँ मैं, बाकी इन ए बी सी को मैं भेज रहा हूँ डिटर्मिनेंट के अंदर। तो कैसे मैं भेज रहा हूँ, तो ए को मैं रो 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, किसी भी रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी एक टर्म को जो बाहर है, या कॉमन निकाल सकते हैं। तो ए से मल्टीप्लाई करने के बाद ए स्क्वायर बन गया, ये ए स्क्वायर ए क्यूब बन गया, और बी सी जो है ए से मल्टीप्लाई होने के बाद ए इंटू बी इंटू सी बन गया। इसी तरह से इस वाले ए को ए में, इस वाले फर्स्ट वाले ए को मैंने फर्स्ट रो में, और उसके बाद बी को मैंने सेकेंड रो में, और सी को थर्ड रो में मल्टीप्लाई कर दिया। तो बी जब सेकेंड रो में मल्टीप्लाई हुआ तो बी स्क्वायर बना देगा बी को, बी स्क्वायर को बी क्यूब बना देगा, और सी ए को बी मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, ए इंटू बी इंटू सी। हालांकि सी इंटू ए इंटू बी होना चाहिए था, या बी इंटू सी इंटू ए होना चाहिए था, बट मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव होता है, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब देखते हैं ये वाला सी जब कॉलम रो 3 में गया तो सी स्क्वायर सी का पावर 3 बनेगा, और ए बी क्या बन जाएगा ए बी सी। ऐसा क्यों किया हम लोगों ने, अब देखते हैं। ऐसा करने के कारण क्या हो गया कि कॉलम 3 में सारे एलिमेंट आइडेंटिकल मिल गए, यानी हम ए बी सी अब कॉमन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ए बी सी, मतलब इट इज जस्ट लाइक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ए बी सी टेक कॉमन ए बी सी फ्रॉम कॉलम 3, ये आपका कॉलम 3, तो ए बी सी कॉमन लोगे तो बाहर आएगा ए इंटू बी इंटू सी, और डिनोमिनेटर में इंटू बी इंटू सी है, और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, एंड 1 1 1। ऐसा क्यों किया, आप समझ गया आप लोगों को, ताकि हमें ये राइट हैंड साइड वाला डिटर्मिनेंट मिले। लेकिन अभी भी ये राइट हैंड साइड वाला डिटर्मिनेंट के इक्वल नहीं है, तो हम लोग अरेंज करते हैं कॉलम 1 से। तो देखते हैं कॉलम 1 में जो चाहिए वो कॉलम 3 में है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 और कॉलम 3 को इंटरचेंज कर दे रहे हैं। ये हमारा प्रॉपर्टी 2 या 3 है कि कॉलम को प्रॉपर्टी 2 है, कॉलम को या रो को अगर इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है -1 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये तो कैंसिल होकर के 1 हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ -1 अब बाहर आ गया डिटर्मिनेंट के बाहर, और क्या हो गया आपका, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉलम 1 में 1 1 1 रखा, कॉलम 3 के एलिमेंट को कॉलम 1 में, और कॉलम 1 के एलिमेंट को कॉलम 3 में, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कॉलम 2 एज इट इज रहेगा, कॉलम 2 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। अब देख रहे हैं
अब भी हमारे RHS के इक्वल आया क्या? नहीं आया। क्या देख रहे हैं? कॉलम 2 के सारे एलिमेंट जो हैं वो यहाँ पर कॉलम 3 में हैं। तो कॉलम 2 और कॉलम 3 को भी इंटरचेंज करके देख लेते हैं। तो इस टाइम जब इंटरचेंज किया तो पहले से तो -1 था ही, फिर इंटरचेंज किया, फिर -1 बाहर आया। तो कॉलम 1 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, कॉलम 1 यहाँ नहीं है। कॉलम 2 की जगह पे कॉलम 3 आ जाएगा, a² b² c²। और कॉलम 3 की जगह पे कॉलम 2 चला जाएगा, a³ b³ c³। ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी 2 का यूज़ किया। -1 इंटू -1 क्या देगा? +1, मतलब इसको अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, हम चले थे इस डिटर्मिनेंट से और मिल गया हमें ये डिटर्मिनेंट, मतलब कि प्रूफ हो गया हमारा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सब प्रॉपर्टी करते हैं प्रॉपर्टी 4 पे, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे उसके ऊपर। ये सब प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। प्रोपोर्शनल कहने का मतलब है कि जो 2 रो या 2 कॉलम के एलिमेंट्स, हाँ, इस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो देखते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। ये देखो a1 a2 a3 b1 b2 b3 k a1 k a2 k a3। हमारे पास प्रॉपर्टी 4 है, इसका यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या देख रहे हैं? a1 के a1 a2 के a2 a3 के a3, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट रो 1 और रो 3 के अगर रेशियो लेते हैं तो हमेशा वो रेशियो या तो k आएगा या तो 1/k आएगा, मतलब रेशियो इक्वल मिल रहा है। मतलब हम कह सकते हैं रो 1 और रो 3 के एलिमेंट सेम प्रोपोर्शन में है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूव कर रहे हैं। तो हमारे पास प्रॉपर्टी 4 है, टेक कॉमन k फ्रॉम रो 3। कॉमन k ले लिया तो डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा? k टाइम्स a1 a2 a3 b1 b2 b3 a1 a2 a3। यहाँ पर देखते हैं ध्यान से हम लोग कि ये जो आपका रो 1 है और ये आपका रो 3 है, ये दोनों क्या है? प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल इवन आइडेंटिकल है, प्रोपोर्शनल नहीं आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल होने पर याद करें प्रॉपर्टी 3, अगर 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल मिल जाए तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0 होता है। सो वी कैन राइट दैट डेल्टा इज इक्वल टू k टाइम्स 0 विच इज इक्वल टू 0। मतलब कि 2 रो अगर प्रोपोर्शनल हो गए या 2 कॉलम प्रोपोर्शनल हो गए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये हो गया अपना सब प्रॉपर्टी 1। देन नेक्स्ट हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी करते हैं, सेकंड सब प्रॉपर्टीज पर। तो देखते हैं इस सब प्रॉपर्टी को। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n कहने का मतलब जैसे 1/1 तो ऑर्डर 1 हो गया, 2/2 मैट्रिक्स है तो ऑर्डर 2 हो गया, 3/3 मैट्रिक्स है तो ऑर्डर 3 हो गया। कहने का मतलब 3 रो 3 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम। तो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू k कोई स्केलर है, डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। हमने 2 एग्जाम्पल किए थे एक्सरसाइज 4.1 में, तो उसमें क्या देखा था हमने कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना, देन टू प्रूव इतना इक्वल टू इतना, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इंटू ए इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा, 4 को हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। अब ये पावर 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है, मतलब इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। यहाँ पर देखिए 3 रो और 3 कॉलम है, मतलब ऑर्डर n है। 3 इंटू ए इज इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखो ध्यान से, 3 है स्केलर तो 3 का पावर कितना है? ऑर्डर 3 है। अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, पावर 3 है, तो यहाँ पर क्या होता है? 4 टू द पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर मैं -7 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखता तो यहाँ पर क्या आता है आपका? -7 का पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इन सब पे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। एक एक्सरसाइज 4.2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है इस प्रॉपर्टी पर। अगर 3/3 का डिटर्मिनेंट है ए तो k इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो k का पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। ये एक्सरसाइज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 4.2 एक्सरसाइज का। मैट्रिक्स ए के बारे में बताया गया कि इसका ऑर्डर 3/3 है, ऑर्डर 3 है, तो k इंटू ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? तो k का पावर 3, जो भी ऑर्डर है वो पावर में आ जाएगा, स्केलर जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसके
पावर में आ जाए। इस तरह से ये वीडियो खत्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे प्रॉपर्टी 5th को लेकर के और उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे और फिर प्रॉपर्टी 6th करेंगे। और प्रॉपर्टी 6th बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसी पर हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब प्रॉपर्टी 6th ही उसमें लगेंगे, प्रॉपर्टी 6 पर जितने भी बेस्ड क्वेश्चन है उसमें सारे प्रॉपर्टी लगेंगे, प्रॉपर्टी 1 2 3 4। तो बेटर है कि सबको रिवाइज कर ले, वीडियो को फिनिश कर ले, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के जितने भी वीडियो हैं यहाँ पर इस चैनल पे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टी 5 करेंगे एंड देन उसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6 करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।